सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते आज का ए वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो किंग को दिखाया जाता है जो कि ज़ूफेन की सोल फॉर्म को देखने के बाद तो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गया होता है। काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि ये तो एक ड्रैगन सोल है। इसके बाद में हमें वापस से अंदर सुमेरो वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है कि दोनों ही अपोनेंट अपनी अपनी सोल फॉर्म को रिलीज कर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अब ज़ूफेन की इतनी ज्यादा खतरनाक सोल फॉर्म को देखने के बाद तो टाओ की भी बोलती बंद हो गई होती है और वो कुछ पल के लिए शांत खड़ा रह जाता है। और फिर वो चिढ़कर के ज़ूफेन से चिल्लाते हुए कहता है कि सीरियसली ज़ूफेन, क्या तुम इसे कायरता कहते हो? तो फिर मेरे भाई मुझे ये बताओ, जब तुम्हें आगे के सभी परिणाम पहले ही पता है, लेकिन फिर भी आखिर तुम ऐसी बकवास भरी बातें कैसे कर सकते हो? क्योंकि वैसे भी हेवन ड्रैगन सोल के साथ में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम ना कर सको। कि तुम्हारी ये सोल फॉर्म ऑलरेडी सभी सोल्स की बाप है बाप। और आखिर इतने ज्यादा दिखावा और एक विक्टिम बनने की कोशिश करने का क्या ही फायदा? साला यहाँ तक कि तुमने मुझे भी यकीन दिला दिया था कि हम ही जीतने वाले हैं। इस पर ज़ूफेन स्माइल करते हुए उससे कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा सामना करूंगा, लेकिन मेरी उन बातों से तुम्हारा इतना ज्यादा एक्साइटेड होने से कोई मतलब नहीं था। क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि मेरे पास में तुम्हें हराने का कोई तरीका नहीं है जिसे कि लेकर के तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। खैर छोड़ो इन सब बातों को, ये तो पुरानी हो गई। और अब मुझे बताओ कि क्या तुम अभी भी आगे लड़ना चाहोगे? और अगर नहीं चाहते हो तो एक व्हाइट टोलिया फेंक करके अपनी हार मान लो। इस पर वैन टाओ अभी भी अपनी हार ना मानते हुए कहता है, क्या कहा? टॉवल फेंक करके अपनी हार मान लो? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जब हम सभी की सोल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं तो फिर हम लोग खून की नदियां बहा देते हैं। इतना कहते हुए फिर वैन टाओ अपनी और भी ज्यादा सोल एनर्जी को फुल अनलिस करते हुए उससे अपनी स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाने लगता है और अपनी फुल फोर्स के साथ में ज़ूफेन के हेवन ड्रैगन सोल के हाथों से अपनी सोल को छुड़ाने की कोशिश करता है। जो तो वह देख करके तो ज़ूफेन भी एक पल के लिए थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर साथ ही ज़ूफेन भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी हेवन ड्रैगन सोल के साथ में वैन टाओ की कंबाइन स्वॉर्ड सोल को और भी ज्यादा कस के जकड़ने लगता है। लेकिन फिर भी वैन टाओ अपनी पूरी जान लगा करके अपनी फुल फोर्स के साथ में ज़ूफेन के ड्रैगन के हाथों से उस स्वॉर्ड को छुड़ाने लगता है। इस वजह से वो स्वॉर्ड भी ड्रैगन के हाथों से धीरे धीरे छूटने लगती है। तो ये देख करके तो ज़ूफेन भी वैन टाओ से कहता है, वैन टाओ, क्या तुम इसमें अपना सब कुछ जोकिंग में डालने पर तुले पड़े हो? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे भी अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका कि अंत सिर्फ यही होगा, तो तुम अपनी फुल स्वॉर्ड सोल की फोर्स के साथ में मेरे हेवन ड्रैगन सोल के हाथों से बच निकलोगे, और या फिर मैं अपने हेवन ड्रैगन सोल की क्ला के साथ में तुम्हारी पूरी स्वॉर्ड सोल को चकनाचूर कर दूंगा, लेकिन इसमें तुम्हारा नुकसान ही सबसे ज्यादा होगा। तो इस पर वैन टाओ भी ज़ूफेन से कहता है कि मुझे क्लियर पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन स्पष्ट परिणामों के बावजूद भी खतरों का सामना करना, यही हमारी स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की खासियत है। अगर अब हम हार मान करके पीछे हट जाते हैं तो इस शर्मिंदगी को हम पूरी जिंदगी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और फिर हम लोग उसके बाद में फ्यूचर में कभी भी स्वॉर्डमैनशिप की पीक तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस शर्मिंदगी से अच्छा ऑप्शन तो हमारे लिए मौत ही है। पर ज़ीटियन भी अपनी पूरी जान लगा करके एनर्जी को रिलीज करते हुए ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन, मैं एक मार्शल कट्टरपंथी हुआ करता था और सिर्फ केवल यही जानता था कि जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ ताकत की ही जरूरत होती है, ना कि आगे बढ़ने की किसी भी पाथ की। लेकिन अब जब मैं स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का हिस्सा बना तो उसके बाद में मुझे फाइनली मेरे पाथ के बारे में पता चला। इसलिए मेरी आज की इस फाइट में मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ूंगा, बल्कि वापस बिना पीछे मुड़े मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पाथ को ही चुनूंगा। ज़ीटियन के इस बात के ऊपर उसके बाकी के सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो सभी भी अपनी पूरी जान लगा करके अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर अब इस पर ज़ूफेन भी अपनी हल्की एनर्जी को रिलीज करता है और फिर अपने एक गंभीर लुक के साथ में उनसे कहता है कि अब अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ तुम लोगों से पीछे हटने के लिए आग्रह ही कर सकता था, मगर इतना कहते ही फिर ज़ूफेन अपनी मुट्ठी बंद करता है। इससे ज़ूफेन का हेवन ड्रैगन भी अपनी क्ला के साथ में उस स्वॉर्ड को अपनी क्ला के नाखूनों के साथ में दबाने लगता है और स्वॉर्ड में भी हल्के हल्के स्क्रैचेस आने लगते हैं। इसका कि बैकलैश यहाँ पर उन सभी लोगों को भी लगता है। वो सभी लोग भी इंटरली घायल होते हुए खून खांसने लगते हैं, जबकि अब इधर ज़ूफेन की हेवन ड्रैगन सोल उस स्वॉर्ड सोल फॉर्म को पूरी तरीके से अपने अंदर जकड़ लेती है। और फिर ज़ूफेन एक पल के लिए रुकता है और सीरियसली उन लोगों की ओर देखने लगता है। इसके बाद फिर ज़ूफेन इस सब खेल को यहीं पर खत्म करने के लिए उन लोगों के ऊपर अपना आखिरी हमला ब्रेथ स्टाइल थर्ड मूव नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच का यूज करता है। और इसी के साथ में ज़ूफेन का हेवन ड्रैगन एक जोरदार
दहाड़ लगाता है, जिसकी की शॉक वेव्स ही इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। उन लोगों की कंबाइंड स्वॉर्ड सोल फॉर्म ज़ूफ़ेन के ड्रैगन की दहाड़ की वजह से यहाँ पे कांपने लगती है और फिर अचानक से उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आने लगते हैं। इसके साथ ही उन लोगों की वो स्वॉर्ड फॉर्म वहीं पर टूट करके बिखरने लगती है, जबकि जैसे ही उनकी स्वॉर्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती है तो उसका बैकलैश वापस से उन सभी लोगों के ऊपर पड़ता है और फिर वो लोग फिर से इंटरनली काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए एक साथ खून की उल्टियां करने लगते हैं। तो उन सभी की सोल्स एक साथ ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी होती है। इसी के साथ में वो सभी लोग अपने पैरों के ऊपर भी खड़े नहीं हो पाते, ज़ूफ़ेन के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तभी हमें सुपीरियर 3 सेक्ट के थर्ड रैंकिंग राइटियस सेक्ट के यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि फिर से ये सब देखते हुए कहता है कि डेमोनिक कल्टीवेटर्स हमेशा ही काफी ज्यादा बुरे और धोखेबाज व्यक्ति होते हैं। वो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को अपना ओवे बना रहा है और अब वो ये सब करके ये साबित करना चाहता है कि अब उसके डीमन स्कैमिंग सेक्ट को मिडिल 3 सेक्टों के बीच में उसकी पोजीशन के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। साले नीच कमीने दानव की पैदाइश। तुम लोग भले ही दूसरों की आंखों में धोखा देने में सक्षम हो सको, लेकिन तुम लोग मेरी आंखों में धूल झोंकने में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। और अब जब स्वॉर्ड गॉड सेक्ट अपने आंसू बहाने पर मजबूर हो जाएगा, जिसके बाद में इस तरीके से हमारे एक और राइटियस सेक्ट का इस तरीके से खात्मा हो चुका है, तभी उस यंग मास्टर का साथी उससे कहता है सीनियर ब्रदर, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी वो भी उनसे कहता है कि हाँ, मेरे बिना हमारे सेक्ट में भी अगर मैं नहीं होता तो हमारा सेक्ट भी उन डिमोनिक पाखंडियों का आसान शिकार बन जाता। इसलिए मैं उनसे कहता रहता हूँ कि वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स के संपर्क में बिल्कुल ना आए, और स्पेशली तौर पे तो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से, जो कि सुपीरियर 3 सेक्टों का टॉप सेक्ट है। उन लोगों को तो जल्द से जल्द सभी डेमोनिक कल्टीवेटर्स को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, मगर लेकिन उसकी जगह पर वो लोग तो साथ में उसके पीछे खड़ा उसका साथी उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज अपने आप को थोड़ा शांत कीजिए, क्योंकि बेहतर रहेगा कि हम लोग सबसे पहले सुपीरियर 3 सेक्टों के हेड बन जाएं। इसके बाद हम सभी राइटियस सेक्टों के लिए एक आदर्श बन पाएंगे। स्पेशली तौर पर तो वो वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट डिसाइपल का टाइटल, वो टाइटल सिर्फ और सिर्फ हमारे सीनियर ब्रदर के लिए ही अच्छा रहेगा, और सिर्फ सीनियर ब्रदर और उनके राइटियस विचार ही अब हमारे इस वेस्टरलैंड को लीड करने के लिए पूरी तरीके से लायक है। सेलेस्टियल राइटियस सेक्ट का वो यंग मास्टर भी हंसते हुए कहता है कि हा तुमने बिल्कुल सही कहा, वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन फिर इसी के साथ में वो सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि मगर लेकिन फिर भी मैं वू किंग यू और उस यानमो को हरा नहीं सकता। और अब जरा देखो तो सही, साला अब एक और मॉन्स्टर यहाँ पर हेवन ड्रैगन सोल के साथ में अपेयर हो चुका है, और साला वो तो बिल्कुल एक पूरा राक्षसी मैडमैन है। तो क्या कहीं ये हमारी धार्मिकता के विनाश का कोई संकेत तो नहीं? तो इसी के साथ में यहाँ पे हमारा उस बंदे का सीन चेंज होता है। हमें अगले सीन में यानमो को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने के नजारे को देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या वाकई में उस बच्चे ने उन सभी लोगों को जान से नहीं मारा? तो इस पर वूकिंग भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि क्या वो ऐसा अपने सेक्ट के लिए फ्यूचर के लिए कर रहा है, क्योंकि वैसे भी डीमन स्कैमिंग सेक्ट लोअर 3 सेक्टों में से ही एक है, और अब जब वो बढ़ करके मिडिल 3 सेक्टों में से एक सेक्ट बन चुके हैं, तो इसलिए इस तरीके से स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की पूरी टीम को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना सिर्फ और सिर्फ बाकी के सभी सेक्टों को उनके लिए हेट्रेड पैदा करवाएगा। मिडिल 3 सेक्टों में से एक बनना अलग बात है, लेकिन नंबर 1 बनना अलग बात है, क्योंकि एक नंबर 1 प्लेस को बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है। चाहे तुम्हारे पास में डबल ड्रैगन मैनर के कितने ही रिसोर्सेस क्यों ना हो, इसमें समय लगता ही है। तो इस पर यानमो भी कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये एक सीधा साधा डिसीजन है, मगर लेकिन जब वो मेरे सामने था तो तब तो उसने कोई परवाह नहीं की थी कि मैं कोई सुपीरियर 3 सेक्ट से हूँ या फिर कहीं से भी। तो फिर आखिर अब वो एक मिडिल 3 सेक्ट की परवाह इस तरीके से क्यों कर रहा है? और इससे भी अधिक डिमोनिक कल्टीवेटर्स हमेशा ही अस्थिर और जल्दबाज माने जाते हैं, और जब वो कहते हैं कि वो हमला करेंगे तो वो ऐसा ही करते हैं। तो फिर आखिर उसने बीच में इस तरीके से अपनी ट्यून क्यों बदल ली? और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो वो उन्हें मारने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो वो क्यों कहता है कि क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ डिमोनिक कल्टीवेटर के रूप में उसकी हत्या करने की प्यास को बाहर निकालने पर उसे उस प्यास को पूरी तरीके से शांत करना होता है, वरना उसकी वो प्यास उसे ही दबा देती है और उसके खिलाफ काम करने लगती है, जिससे कि उसकी सोल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने लगता है। उसने ब्लेड उनके गले पर रख दिया, लेकिन फिर भी उसे उसको घुमाने का मन नहीं किया। मगर लेकिन आखिर कब से डिमोनिक कल्टीवेटर्स इतनी आसानी से अपनी ब्लड थ्रस्टी खून की प्यास को वापस ले सकते हैं, और यहाँ तक कि उसका किलिंग इंटेंट भी वापस उसके शरीर में लौट गया। तो इस पर येलिंग भी वो किंग से कहता है कि किसी चीज की जानकारी आपके पास न होना ये आपको काफी ज्यादा आश्चर्यचकित कर देता है, चाहे वो डिमोनिक हो या फिर राइटियस कल्टीवेटर। वो सभी के सभी अपनी दिल और आत्मा को अनियंत्रितता के स्तर तक ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो फिर आखिर ज़ूफ़ेन की अपनी इस तरीके से खून की प्यास को रोकना इतनी अजीब बात क्या है? और ये सब कुछ केवल ये साबित करता है कि उसका दिल ऑलरेडी एक इनक्रेडिबल लेवल तक
पहुंच चुका है, यहाँ तक कि हमारे कई एल्डर से भी ऊपर और इवन की मुझसे भी ऊपर। हालांकि मुझे ये लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और क्या ये वाकई में एक दोस्ती के कारण ही था, मगर लेकिन ये तो कहीं से भी डिमोनिक पाथ का रास्ता नहीं है। इधर तभी हमें कहीं दूर साइड पर दोनों एक्सीलेंटर को भी दिखाया जाता है। इधर एक्सीलेंट हायरन भी ज़ूफेन के इस एक्शन को देख कहते हैं कि बाई मी जरा देखो इस लड़के को, ये लड़का बिल्कुल वैसा है जैसा कि हम पहले हुआ करते थे। इस पर एक्सीलेंट बाई मी भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, ये एक ऐसा रीजन है जिसे कि कई सारे लोग नहीं देख पाते, जबकि डिमोनिक और राइटियस दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं और वो सभी एक ही डेस्टिनेशन के ऊपर जाने वाले पाथ के ऊपर है। और जो लोग इसकी खोज करते हैं तो उनके बीच में इस तरीके का एक रिश्ता बन जाता है, जो कि होना काफी ज्यादा स्वाभाविक है और बिल्कुल हमारी ही तरह ज़ूफेन और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बीच में ये चीज है। तो इस पर एक्सीलेंट हायरन भी कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मोर्टल्स हमेशा ग्लोरी और धन की खोज में रहते हैं और उसके पीछे पीछे भागते हैं, जिससे वो कल्टीवेशन को खुद से बिल्कुल अलग नहीं कर पाते। और ऐसे कितने ही लोग हैं जो कि अपने पूरे अस्तित्व के साथ में अपने पाथ की एंड के खोज में लगे पड़े हैं, वे नहीं समझेंगे, जबकि रास्कल्स उन्हें मारने की परहेज करते हैं और केवल सिर्फ और सिर्फ हम ही ये जानते हैं। वेंटाओ की टीम को स्वॉर्ड की पाथ पर इस तरीके से चलता हुआ देखना बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैं अपने आप को और अपनी डिटर्मिनेशन को देख रहा हूँ। और यहाँ तक कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर भी जब तक उसके दिल में ये लक्ष्य है तब तक वो अपने पाथ के किसी भी साथी यात्री के ऊपर अपना अंतिम प्रहार नहीं करेगा। तो इस पर एक्सीलेंट बाई मी भी उनसे कहते हैं हाँ डिमोनिक पाथ काफी ज्यादा क्रूल है, मगर लेकिन वो लोग हीरोज को भी उतना ही महत्व देते हैं, इसलिए मुझे वो 10 के 10 लड़के चाहिए। तो अब इसी के साथ में हमें वापस से सुमेरु वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि 6 आवर कंप्लीट हो जाने के बाद में वापस से पोर्टल ओपन होता है और फिर रेफरी एल्डर अनाउंस करते हुए बताते हैं कि जीत अब डिसाइडेड हो चुकी है, बाकी के सभी लोग अब वापस आ जाएं। इसके साथ ही हमें ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, वो भी ये अनाउंसमेंट सुनते ही अपनी हेवनली ड्रैगन की सोल को वापस ले लेता है और फिर स्माइल करते हुए वेंटाओ की ओर देखने लगता है। जबकि इधर ये सुन वेंटाओ भी हंसते हुए कहता है आखिरकार हम लोग हार गए। जूनियर ब्रदर्स चलो वापस चलते हैं और किसी को भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग भले ही इस चैलेंज को हार चुके हैं, लेकिन ऐसा हमारी स्वॉर्डमैनशिप की वजह से नहीं हुआ है, जिसका मतलब हम लोग अभी भी अपने स्वॉर्डमैनशिप के पाथ पर चल सकते हैं और इसी तरह एक दिन हम लोग इस मॉन्स्टर को जरूर लड़ाएंगे और अपने ऊपर लगी इस शर्म को धो डालेंगे। तो इस पर पीछे से ज़ूफेन भी वेंटाओ से कहता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो इस चीज के लिए? इस पे वेंटाओ कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ कि अगली बार सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही जीतेंगे। तो इस पर ज़ूफेन कहता है कि हालांकि मैं आशा करता हूँ अगली बार जब हम सभी लोग लड़ेंगे तो तुम 10 लोग भी उसमें मौजूद हो। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो वेंटाओ के बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खड़े होते हुए कहते हैं कि हाँ हम लोग ये जरूर करेंगे। पर उन लोगों के इतने ज्यादा जज्बे को देख करके ज़ूफेन भी उन पर रेस्पेक्ट शो करता है, जबकि इधर ज़ूफेन के बाकी के सभी घायल साथी भी एक एक करके उठने लगते हैं और तभी कीचेन लोंग के सामने वेंटाओ आता है और अपनी रेस्पेक्ट शो कराते हुए उसकी मदद के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उससे कहता है कि चलो ब्रदर हम लोग एक साथ चलते हैं। तो अब कीचेन लोंग के इस बिहेवियर को देख कर तो इधर कीचेन लोंग भी थोड़ा स्माइल करता है और उससे अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। इसके बाद वेंटाओ के बाकी के सभी साथी भी ज़ूफेन की टीम की एक एक करके मदद करने लगते हैं और उन्हें सहारा देते हुए अपने साथ एग्जिट से बाहर ले जाने लगते हैं। पीछे से ज़ूफेन उन सभी को ये सब करते हुए देख रहा होता है, तभी पीछे से ज़ीटियन भी ज़ूफेन को आवाज लगाते हुए कहता है ज़ूफेन ये बात भले ही इग्नोरेंट और बेशर्मी बड़ी लग सकती है, लेकिन फिर भी मैं अगली बार तुम्हें फिर चुनौती दूंगा और ये सब कुछ मेरे लिए तुम्हें हराने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी स्वॉर्डमैनशिप को और ज्यादा ग्रो करने के लिए है और तब मैं तुम्हें अकेला ही चैलेंज करूंगा। लेकिन इस बार तो तुमने मुझे उन 9 सीनियर ब्रदर के साथ में हरा दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को और ज्यादा ग्रो करता रहूंगा। तो अब ज़ीटियन की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो ज़ूफेन भी उसकी ओर स्माइल करने लगता है। ज़ीटियन मेरी आंखों ने स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को अब कैच कर लिया है और ये वो आखिरी टीम है जिसने की वाकई में इस टीम बैटल को जीता है, जबकि मैंने तो केवल इस सिंगल बैटल को ही जीता है। तो अब ज़ूफेन की ये बात सुनकर के ज़ूफेन उन लोगों की रेस्पेक्ट करता है और उन लोगों को रेस्पेक्ट शो करा रहा है। ये सुनकर ज़ीटियन भी स्माइल करता है और इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। इसके बाद हमें उन सभी लोगों को सुमेरु वर्ल्ड के एग्जिट पोर्टल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और दोनों ही टीम के सभी मेंबर्स एक साथ वहाँ से बाहर निकल आते हैं, जबकि इस मैच को देख करके तो बाकी की सभी ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो लोग उन सभी को शाबाशी देते हुए कहते हैं स्वॉर्ड गॉड सेक्ट एंड डीमन स्कैमिंग सेक्ट तुमने बहुत अच्छा काम किया और आज ये सब देख करके लगता है डीमन और राइटियस सेक्ट दोनों में ही एक सामान्यता है। ऑडियंस में और लोग भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, कम से कम कभी हार ना मानने की उनके अंदर की इस स्पिरिट ने उन दोनों सेक्टों को ही आज एक साथ कर दिया है। वाकई में ये काफी ज्यादा बढ़िया जोड़ी है। तभी रेफरी एल्डर भी उन सभी लोगों के इतने ज्यादा जोश को देखने के बाद और इस बेहतरीन मैच को देखने के बाद में अनाउंस करते हुए कहता है इस शानदार बैटल का विनर है डीमन स्कैमिंग
सेक्ट। साथ ही फिर रेफरी एल्डर अपने मन में भी कहते हैं इतने ज्यादा लंबे समय के बाद में मैंने इतना ज्यादा ग्रेट मैच देखा है। उन लोगों के मैच की इतनी अच्छी जोड़ी को देख करके तो सुपीरियर 3 सेक्ट के राइटियस सेक्ट का यंग मास्टर तो वो कहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल बकवास है। डिमोनिक और राइटियस दोनों ही सेक्ट एक दूसरे के प्रति सिंपैथी रख रहे हैं। ये चीज तो वाकई में बेहद ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। हमें एक्सीलेंट हायरन और एक्सीलेंट बाइमी को भी दिखाया जाता है। लोग तो इधर इतने ज्यादा अच्छे मैच को देखने के बाद में खुश होते हैं और ना सिर्फ वो लोग बल्कि वो की टीम पर भी सभी लोग खुश होते हैं और अपनी पूरी रेस्पेक्ट के साथ में जूफेन को ही देख रहे होते हैं। जबकि तभी हमें सिस्टर चुचू को भी दिखाया जाता है। तो ये सब कुछ देख फेरी सुई और डेनियर से कहती हैं कि क्या तुम लोगों ने देखा कि यहाँ तक कि एक अच्छे अपोनेंट के प्रति भी वो अपना पूरा सम्मान दिखाता है जो उसने अब तक अर्जित किया है और यही उसके असली प्रिंसिपल्स असली सिद्धांत हैं कि उन सभी सालों से अभी तक नहीं बदले। और फिर ये सब कहते हुए सिस्टर चुचू उस पल को याद करने लगती हैं पर जूफेन ने उनके मरे हुए ब्रदर के कपड़े को पहन करके उनके ब्रदर के प्रति उनको अपनी रेस्पेक्ट शो कराई थी। तो अब इधर हमें सिस्टर चुचू के इतना कहने के बाद ही वापस से सीन अरीना में रेफरी एल्डर को दिखाया जाता है तो सभी लोगों को अनाउंस करते हुए आके बताता है आज की हमारी ये लड़ाई बहुत तेजी से खत्म हो गई और हमारे पास अभी भी बहुत समय बचा हुआ है और अब इसी के साथ ही सुपीरियर 3 सेक्टों की टीम बैटल को भी शुरू किया जाए। इसलिए अब मैं यहाँ पर सुपीरियर 3 सेक्टों के डिसाइपल्स को इनवाइट करता हूँ। इसलिए तीनों सेक्टों के डिसाइपल्स कृपया स्टेज पर आ जाएं। तो रेफरी एल्डर से अब इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद में तो भी अंगड़ाई लेते हुए तैयार होकर के कहता है ठीक है जूनियर ब्रदर अब हमारी बारी आ चुकी है। इस पर पीछे से ये लिंग भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ एक बार जब हम बाकी के दोनों सेक्टों से छुटकारा पा लेंगे तो उसके बाद जूफेन के साथ में मेरी भाग्यशाली लड़ाई होगी। वाकई में मुझे तो अब इस बात का इंतजार ही नहीं हो रहा। अब येलिन के अंदर इस तरीके के जुनून को देख करके तो यानबो भी उससे पूछता है कि येलिन मैं नहीं जानता कि आखिर तुम कितने ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो लेकिन हमारे डीमन फायर सेक्ट से निपटना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। तो इस पर येलिन भी यानबो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी सौदा नहीं करना चाहता तो बस आगे कुछ देर में तुम्हें किनारा करना चाहता हूँ ताकि जूफेन और मेरे बीच की हमारी लड़ाई के ऊपर कोई असर ना पड़े। अब येलिंग की ये बात के ऊपर तो यानबो काफी ज्यादा छिड़ जाता है और अपने गुस्से में दांत पीसते हुए येलिंग से कुछ कहने वाला होता है कि तभी येलिंग कहता है कि वैसे मैं उससे लड़ने वाला हूँ लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक पर्सनली तौर पर एक दूसरे से नहीं मिले हैं इसलिए मुझे लगता है कि पहले मुझे जाकर के उससे हेलो करना चाहिए। तो कहते ही बाइलियन हंसते हुए इतनी तेजी से गायब होता है कि इवन की यानबो को भी उस बात का कोई सेंस नहीं पड़ता और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि वो तो बस पलक झपकते ही गायब हो गया। तो इस पर वेंटाओ यानबो से कहता है क्या अब तुम्हें पता चला कि मेरा जूनियर ब्रदर कितना ज्यादा खतरनाक और बुरा है क्योंकि इस बात के ऊपर तो यानबो भी अब थोड़ा घबराने लगता है। तभी अगला सीन हमें वापस से स्टेज का दिखाया जाता है जहाँ पे कि जूफेन वहीं पर खड़ा होता है। तभी अचानक से हमें उसके पीछे से एक हाथ को उसकी ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है कि जूफेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है वो बच्चा जिसने मुझे पिछली बार काफी ज्यादा परेशान कर दिया था आखिर वो कहाँ है। कहते ही वो बंदा पीछे से जूफेन को पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं कि वेनरेबल यान होते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं जूफेन को पकड़ते हुए उससे कहते हैं जूफेन मेरे भाई तुमने वाकई में इस बार बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। अभी मुझे कुछ देर पहले काफी ज्यादा डर लग रहा था तुम्हारे इतने सारे आदमियों को घायल देखने के बाद में तुम बिल्कुल भी दया नहीं दिखाओगे और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के सभी 10 डिसाइपल्स को मार डालोगे। अगर अच्छा हुआ कि तुमने कुछ नहीं किया ना ही वो लोग तुम्हारा कुछ कर पाए। ये तो काफी ज्यादा सौभाग्य की बात है कि तुम अभी तक बिल्कुल ठीक हो और साथ ही तुमने इसके बीच में काफी ज्यादा समझदारी भरा काम किया क्योंकि अब हम भले ही मिडिल 3 सेक्टों में से एक सेक्ट बन चुके हैं लेकिन अभी भी हमें उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ग्रो होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए उन बाकी के सेक्टों के सेक्ट लीडर्स को नाराज करना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। इधर वेनेवलियन की इस बात के ऊपर जूफेन भी अपने मन में कहता है तुमने बिल्कुल गलत समझा है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के खत्म होते ही मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट से चला जाऊंगा और फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके बाद में उसकी कोई भी परवाह करूंगा। मैंने तो तब बस उन लोगों को इसलिए छोड़ दिया था कि तब उन 10 लोगों में मुझे मेरी ही परछाई दिखाई दे रही थी। उन लोगों की ना हार मानने की स्पिरिट वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी और वो अपनी इस जिंदगी में काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। वो अरे फॉर्मर्सन और अल्केमिस्ट के ऊपर भी काफी अच्छा रिलाई करता है और उसकी मार्शल आर्ट स्किल 9 नेदर सीक्रेट रिकॉर्ड्स वाकई में काफी अच्छी स्किल है जिसके ऊपर वो पूरा भरोसा करता है। ये सब कुछ मेरी उस पास्ट लाइफ की वजह से जब मैं एक डिमोनिक एम्परर था और आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन है कि कठिनाइयां स्ट्रगल और पेन का सामना न करना पड़ा हो। और मेरी पास्ट लाइफ भी बिल्कुल जीटियांग सेन की तरह ही थी जो कि विपरीत परिस्थितियों के अगेंस्ट एक एक कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और चुनौतियों से लड़ते हुए मुझे पता था कि मैं जीत नहीं सकता लेकिन फिर भी मैं मौत से इतनी बार बचता रहा कि अब तो मैं उस चीज की गिनती भी नहीं कर सकता। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैंने फाइनली उन सभी चीजों को हरा करके पीछे फेंकते हुए 8 एम्परर्स के हेड के टाइटल को
हासिल किया। और अब यहाँ पर इन बच्चों को मेरे जैसा व्यवहार करता हुआ देख करके मेरे इस दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची और फिर मैं उनके प्रति नरमी बरतने से अपने आप को रोक नहीं सका। और ये चीज बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक अनुभवी डिमोनिक कल्टीवेटर बेहद ज्यादा एक्सट्रीमली क्रूल होते हुए भी अपने दिल में किसी जगह पर सहानुभूति का अंश भी रख सकता है। इधर ये सब सोचने के बाद में फिर जू फैन वेनेबल यान से कहता है कि वेनेबल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं हमारे सेक्ट के लिए एक सहयोगी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जू फैन की ये बात सुनने के बाद तो वेनेबल यान भी हंसते हुए उससे कहते हैं कि बिल्कुल हाँ, अब जल्दी करो। और मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि अब तुम्हारे ये कार्य तुम काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी से करते हो। इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। जू फैन की फाइट खत्म हो जाने के बाद में फिर जू फैन डीमन सोल सेट के दोनों यंग मास्टर्स के पास आता है और उनसे कहता है कि सेकंड यंग मास्टर हान और थर्ड यंग मास्टर हान, मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है। अब इधर यहाँ पे अचानक से जू फैन को देखने के बाद में तो सेकंड यंग मास्टर हान तो फुल इज्जत देते हुए जू फैन से कहता है कि आपकी इतनी ज्यादा चिंता के लिए आपका शुक्रिया ब्रदर जू, और हमारे एल्डर ब्रदर अभी भी बेहोश है, लेकिन कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इसमें जू फैन भी उससे कहता है कि ओ ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ में जू फैन अपने पास से एक पिल की बोतल निकालता है और उसे सेकंड ब्रदर को देते हुए उससे कहता है कि एक 10th ग्रेड की स्पिरिट इंसेप्शन पिल है जो कि तुम्हारे भाई की सोल को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर देगी, इसलिए इसे लो और जाकर के अपने ब्रदर को खिला देना, जिसके बाद वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इधर जू फैन की ये बात सुनकर के वो उन्हें एक 10th ग्रेड की पिल दे रहा है। ये देख करके तो वो दोनों ही भाई काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, हैरानगी से जू फैन की उस पिल की ओर ही देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से जू फैन को वहाँ पे किसी की अपीयरेंस सेंस होती है और तभी अचानक से जू फैन के पीछे ये लिंग आ जाता है और उनसे कहता है कि ब्रदर जू अपनी पिल को उनको ना लेने के लिए उनको ब्लेम मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझसे एक 11th ग्रेड की नेशन सोल पिल ले चुके हैं और अब क्योंकि उनका ब्रदर बिल्कुल ठीक है तो इसलिए उनको किसी और दूसरे पर्सन से कोई पिल लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से अचानक येलिंग को देख करके जू फैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और काफी ज्यादा शॉक होते हुए मुड़ करके येलिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब ये क्या हो रहा है, कोई मेरे पीछे इतना ज्यादा करीब आ गया और यहाँ तक कि मुझे इस बात के बारे में पता भी नहीं चल पाया। फिर जू फैन तो हैरानगी से येलिंग को देख ही रहा होता है। येलिंग जू फैन से आगे कहता है कि मैंने इनसे पहले ही ज्यादा लालची ना होने के लिए कह दिया था। इधर जू फैन जैसे ही पूरी तरीके से पीछे मुड़ करके वहाँ पे येलिंग को देखता है तो उसकी आंखें ऑटोमेटिकली गुस्से में लाल हो जाती हैं और फिर वो उसे देख अपने मन में कहता है कि ये तो वही है। इधर येलिंग तो एक कृपी सी स्माइल देते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए जू फैन से कहता है तो ब्रदर जू हम लोग आखिरकार फाइनली मिल ही गए। हेलो, मैं हूँ अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट का डिसाइपल येलिंग। हम लोग जल्द ही आखिर पे एक दूसरे के साथ फाइट लड़ने वाले हैं और मैं तो उस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब दो सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर एक दूसरे के साथ में फाइट लड़ेंगे। येलिंग की ये बात सुनकर तो जू फैन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या एक सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर, इसने भी किसी सीक्रेट बीस्ट की इनहेरिटेंस को ले लिया है और या फिर ये भी यंग संग जी की तरह ही एक सीक्रेट बीस्ट है। इधर जब जू फैन ये सब सोचते हुए कुछ नहीं बोलता तो येलिंग उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारे मास्टर ने पहले तुम्हें इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया? तुम और मैं हम दोनों ही बिल्कुल सेम है और तुम्हें मुझसे इस तरीके से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। इधर जू फैन तो ये सुन अपने मन में कहता है कि इसका सेम कहने से मतलब ये है कि क्या ये अभी भी एक ह्यूमन है, तो फिर तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। कम से कम ये एक सीक्रेट बीस्ट की तरह बहुत ज्यादा ताकतवर तो नहीं होगा और बात सिर्फ इतनी है कि उसका कल्टीवेशन लेवल मुझसे पूरा एक लेवल हायर है। तो सोचते हुए फिर जू फैन भी येलिंग से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है मगर तभी अचानक से येलिंग जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेता है और वो इस तरीके से जू फैन को बेइज्जती करते हुए चढ़ाता है जिस वजह से जू फैन की आंखें तो फिर से गुस्से में एकदम लाल हो जाती हैं। मगर तभी येलिंग जू फैन से कहता है कि ब्रदर जू तुम अभी तक इतने ज्यादा ऑसम नहीं हो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी सारी एनर्जी कहाँ चली गई? क्या मैंने तुमसे ये पहले ही नहीं कहा था? तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई लॉजिकल बात तो है नहीं। तो आखिर दो सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर्स को एक दूसरे से डरने की क्या जरूरत है? वैसे मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है? मैंने तुम्हारे अंदर पर्पल लाइटनिंग को नोटिस किया था तो मेरे ख्याल से शायद तुम। तो अब येलिंग इतना कहते ही फिर जू फैन भी स्माइल करते हुए उसे देखने लगता है और फिर उससे पूछता है कि तो फिर ब्रदर ये मुझे बताए कि आखिर तुम्हारा ग्रेट मास्टर कौन है? इस पे येलिंग उससे कहता है कि पहले मैंने ये सवाल पूछा इसलिए पहले तुम उसका आंसर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें अपना आंसर बताऊंगा। तो इस पर जू फैन उससे कहता है कि मैं काफी दिनों से फाइट लड़ रहा हूँ और फिर भी तुम मेरी इन सारी फाइटों को देखने के बावजूद भी अभी तक ये नहीं बता सकते कि वो कौन है। तो इधर जू फैन की इस बात के ऊपर तो येलिंग भी सोचते हुए अपने मन में कहता है कि वो इतना ज्यादा बुद्धिमान और विवेकशील है कि वो एक शब्द भी नहीं बोलता। मैं उसे पूरे आधे दिन से प्रोवोक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे अभी तक उससे कोई जानकारी नहीं मिली और सिर्फ एक बार उसने जीतने के लिए अपनी रॉ पावर का इस्तेमाल किया और फिर उसके अगले ही पल उसने पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल किया। फिर आखिर वो स्पेस शेकिंग आखिर वो क्या था
और वो चीज 5 सीक्रेट बीस्टों में से तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उनकी पावर्स में से कुछ एक है, मगर लेकिन ये किसी भी तरीके से सीक्रेट बीस्टों की स्पेशलिटीज से बिल्कुल भी कम नहीं था।